हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर। साथियों, आज जो भी क्लास रहने वाली है वो है आपके औद्योगिक संबंध की। इसमें हम लोग औद्योगिक संबंध से संबंधित जो भी आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो जिन साथियों ने भी यूपीएससी ईपीएफ का फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने भी यूपीएससी ईपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम बैच चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 449 रुपये में हिंदी माध्यम बैच, जिसमें आपको टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम मॉडल क्लास कराई जा रही है। ये आपकी क्लास हिंदी माध्यम में रहने वाली है। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है तो आप कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा फ्लैट 100। कितना? फ्लैट 100 इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स जो आपको 449 रुपये में मिलने वाला है ये आपको मिल जाएगा मात्र 349 रुपये में। ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कराने वाले हैं, सबसे पहले आपको हिंदी माध्यम में बैच मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग क्लास मिलेगी, इसमें आपको पीवाईक्यू कराने वाले हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपके रहने वाले हैं और टॉपिक वाइज क्विज भी आपके होंगे। इसके अलावा जो भी क्लास होगी उसके हैंड रेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और क्लास नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं मात्र 349 रुपये में। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाला आपका एग्जाम है उसमें आप बैठेंगे तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। एक सस्ते रुपए में, एक सस्ते में आपको अच्छा बैच मिल रहा है। इसके अलावा बैच से संबंधित क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हमारे कौन से हैं तो 9643622801, ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है तो देखते हैं क्या है। निम्न में से किसने औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पीएच कैसलमैन ने, डेल योडर ने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने या उपयुक्त सभी में। तो सही इसका आंसर रहने वाला उपयुक्त सभी। इन सभी तीनों लोगों ने, तीनों व्यक्तियों ने या तीनों संगठन ने, या ये तो एक संगठन हो गया, ये दोनों व्यक्ति हो गए आपके, इन तीनों लोगों ने आप कह सकते हैं इनको औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया था। जैसे हम लोग पीएच कैसलमैन का उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था औद्योगिक संबंध उद्योग के नियोजक और कर्मचारी के बीच संबंध है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रम संघों, राज्य तथा श्रम संघों के नियोजक के बराबर के बीच संबंध होता है, ठीक है। तो किसमें बताया था तो उन्होंने नियोजक और सरकार के बीच को संबंध को बताया था। भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें कि इन्होंने क्या बताया था तो इन्होंने बताया था जो आपका औद्योगिक संबंध है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ये क्या है, ये उत्पादन में, किसमें, उत्पादन में, उत्पादन में क्या कहता है, सामाजिक संबंधों का बोध कराता है। किसका? सामाजिक संबंधों का ये बोध कराता है। तो क्वेश्चन ही दिया जाए सामाजिक संबंधों का बोध कौन कराता है, उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध कराता है, किसने कहा है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। औद्योगिक संबंध से उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है, किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई? ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है तो सही इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान। वहां पे क्या दे रखा था, आईएलए दे रखा था, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान है, दोनों सेम ही है, दोनों ने ये परिभाषा दी है। तो इसमें क्या कहा गया है तो इसमें ये कहा गया जो औद्योगिक संबंध आपके केवल मजदूर और मालिक के बीच संबंध नहीं होता है, बल्कि क्या होता है ये उत्पादन प्रक्रिया में सामाजिक संबंधों को दर्शाता है, उसका बोध कराता है। कौन? औद्योगिक संबंध बोध कराता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। सहयोग एवं संघर्ष दो पहलू हैं। तो सहयोग और संबंध, जो संघर्ष होता है किसके पहलू होते हैं, तो आपको पता ही है ये किसके पहलू होते हैं, औद्योगिक संबंध के पहलू होते हैं। सहयोग क्या होता है आपका, सहयोग से क्या क्या तात्पर्य है, सहयोग से आप क्या समझते हैं तो सहयोग होता है जब प्रबंधन, क्या है आपका, प्रबंधन, अभी फैक्ट्री का प्रबंधन हो सकता है, कंपनी का प्रबंधन हो सकता है, प्रबंधन और क्या है, श्रमिक क्या करें, मिलकर काम करें, मिलकर काम करें तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये सहयोग होगा। यानी कंपनी का मालिक और श्रमिक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे एक सहयोग की भावना है। और वहीं यदि कंपनी में संघर्ष हो जाए तो क्या होगा, संघर्ष का मतलब क्या होता है, जब श्रमिक, श्रमिक और कौन, नियोक्ता के बीच क्या हो, विवाद हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
तो ये सब किसके पहलू होते हैं? तो ये औद्योगिक संबंध के पहलू होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। सॉरी, औद्योगिक संबंध किसके बीच का संबंध है? तो देखिए, जो औद्योगिक संबंध होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में पता रहे, जो आपका औद्योगिक संबंध है, ये केवल क्या है आपका, नौकर और मालिक का संबंध नहीं है, ठीक है। इसका दायरा काफी बड़ा होता है। केवल मजदूर, नौकर या मजदूर को कह सकते हैं, मजदूर व मालिक जो आपका होता है, इसके बीच संबंध नहीं होता है। इसका दायरा काफी बड़ा होता है। इसमें क्या आपका आता है, नियोजक भी आता है, आपका नियोक्ता भी आता है, श्रम संघ भी आता है, और आपकी केंद्र सरकार भी आती है। तो सब आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नियोजक, नियोक्ता, श्रम संघ और केंद्र सरकार, ये सब औद्योगिक संबंध के बीच का संबंध होता है। इन सब में एक बीच का संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक संबंध का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? महत्वपूर्ण कारक नहीं है, कारक है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए चलिए देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि, विवाद में वृद्धि, नैतिकता में वृद्धि या अपशिष्ट में कमी। देखिए, जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है, औद्योगिक संबंध होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो नैतिकता है, नैतिकता और कार्य की जो क्षमता है, इसको क्या है, बढ़ाना है। और जो अपशिष्ट होते हैं, उनको कम से कम रखना है, ताकि कंपनी का ज़्यादा नुकसान ना हो। ये कैसे होते हैं? तो ये इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। लेकिन जो आपका विवाद में वृद्धि है, कौन सी है? विवाद में वृद्धि, ये कैसा कारक होता है? तो ये नकारात्मक कारण होता है। कैसा है? नकारात्मक, नकारात्मक कारक होता है। तो ये कोई महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे नहीं बन जाएगा औद्योगिक संबंध में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से श्रम कल्याण के प्रकार हैं। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी ये जो आपकी क्लास चल रही है वर्तमान में, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। इसमें फ्री में प्राप्त होगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको क्या है, कुछ फ्री में नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे आपके कोर्स में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है, जो श्रम कल्याण के प्रकार है, अंतः और बाह्य, दोनों एक प्रकार के ये कल्याण है, श्रम कल्याण। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतः श्रम कल्याण और बाह्य श्रम कल्याण। अंतः क्या होता है? तो ये संगठन या कारखाने के भीतर, कैसा है, संगठन जगह है, कारखाने के भीतर जो कल्याण होता है, किसका? श्रम का या श्रमिक का, तो कैसा होगा? अंतरा श्रम कल्याण के अंतर्गत आएगा। वह जो बाह्य होगा तो क्या होगा? संगठन के जो बाहर होगा, ठीक है, संगठन के बाहर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, इसमें महात्मा गांधी जी की थ्योरी आती है, और थ्योरी से ही आपका आंसर निकलने वाला है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसके जो ट्रस्टीशिप है, या ट्रस्टीशिप के अनुसार पूंजीपति अपने संसाधनों को ट्रस्टी की तरह समाज और श्रमिक कल्याण में उपयोग करें, ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रस्टीशिप सिद्धांत किसने दिया था, या मेन थ्योरी किसने दी थी? किसने? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने थ्योरी दी थी, ठीक है। और थ्योरी में क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया जो पूंजीपति हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करें, जो अपने संसाधन, जो उनके संसाधन है, उनको ट्रस्टी की तरह इस्तेमाल करें। किसमें इस्तेमाल करें? समाज में इस्तेमाल करें और श्रम कल्याण में इस्तेमाल करें। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर समाज होता तो समाज भी इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू होने से पहले निम्न में से कौन सा अधिनियम जो है औद्योगिक विवाद का निपटारा करता था? यानी 1947 से पहले ऐसा कौन सा अधिनियम था जो श्रमिक होते थे और जो नियोक्ता होते हैं, उनके बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता था? तो कौन करता था? व्यापार विवाद अधिनियम 1929। कौन सा है? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो है इसका निपटारा करता था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको बदला क्यों गया? तो इसमें बदला इसलिए गया जिसका जो जो विवाद था, जो ये अधिनियम था, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपके श्रमिक थे और जो इनके नियोक्ता थे, इनसे जो विवाद होता था, इनको हल करने में काफ़ी ज़्यादा खामियां जो है सामने आती थी। सही आंसर इसका क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ट्रेड विवाद अधिनियम 1929, जो आपका पिछला क्वेश्चन भी था, उसका आंसर ये था, मैं दोष बताने वाले विकल्प को चुने, इनमें कौन कौन से आपके दोष हैं ये आपको बताना है। हड़ताल के अधिकारों पर रोक लगाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ट्रेड विवाद अधिनियम था उन्होंने ही बताया था, जो हड़ताल इसके अधिकारों पर रोक लगाता था ये, तो ये भी आपका ठीक है। एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई को अस्थिर करना, तो ये भी आपका सही है, कार्रवाई को अस्थिर कर देना। और तीसरा जो आपका था, औद्योगिक अशांति का समाधान करना, तो ये भी आपका, ये सब किसमें, ये सब दोष बताने वाले कारक, तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है, औद्योगिक शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। समझौता और मध्यस्थता से, न्यायिक निर्णय या मध्यस्थता, जो आपकी मध्यस्थता है उसे, कार्य समिति और औद्योगिक अधिकरण से, या सौदेबाजी और अधिनिर्णय से। तो इसका आंसर रहने वाला है वो आपका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों इसका सही आंसर ए हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है, जो समझौता होता है और जो आपकी मध्यस्थता होती है, ये आपसी सहमति और बातचीत पर आधारित होती है, और विवाद कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका ये हो सकता है समझौता, और जो मध्यस्थता होती है ये विवाद कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। तो सही है, इसका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य को चुने, यहाँ पे जो औद्योगिक विवाद अधिनियम कौन सा बताया गया है, 1947 की बात हो रही है, ठीक है, कौन सी, 1947 की यहाँ पे बात हो रही है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। इसके उद्देश्य को आपको चुनना है। अवैधानिक हड़ताल से बचना या बचाना, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। जो अवैधानिक हड़ताल जिससे आपको बचना हो, ये इसका उद्देश्य था। नियोजक और नियोक्ता के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना, नियोजकों के और नियोक्ता के बीच अच्छे संबंध को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा कार्यबंदी की स्थिति में श्रमिकों की सहायता करने, यानी जब श्रमिक के पास कार्य नहीं है, बेला घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस स्थिति में जो है, जो मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसे श्रमिकों की सहायता करनी है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या आपका है। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान की कार्य समिति बनाने की शक्तियाँ किसमें निहित हैं, जहाँ 100 या उससे अधिक कामगार हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 या उससे अधिक कामगार हैं, वहाँ पर क्या बनना है आपको, कार्य समिति बनानी है, तो इसमें कौन सी सही से निहित होगी, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो समुचित सरकार। क्या होगी, समुचित सरकार। देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था, ठीक है, 1947 जो एक्ट आपका आया था, डिस्प्यूट, कौन सा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें जो आपकी धारा है, कौन सी धारा, धारा 3, कौन सी, धारा 3 कहती है कि जो आपका समुचित सरकार है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जो उस समय परिस्थिति है उसी हिसाब से कोई शक्ति देती है कि जहाँ 100 या उससे अधिक श्रमिक हैं, वो जो प्रतिष्ठान ऐसे श्रमिक हैं जहाँ 100 या 100 से अधिक हैं, 100 या 100 से अधिक कामगार हैं, वहाँ पर कार्य समिति बनाई जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, समुचित सरकार ये अनुमति देती है, ठीक है। इसमें निहित शक्तियाँ हैं, समुचित सरकार में शक्तियाँ निहित हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निम्न में से कौन औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी नहीं है, कौन कौन सी मशीनरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी मशीनरी होती है। तो सबसे पहले कौन सा आपका सुलह अधिकारी, जो काउंसलर ऑफिसर होता है वो आपका होता है। इसके अलावा सुलह बोर्ड, ये भी आपका होता है। इसके अलावा लेबर कोर्ट, ये भी आपका होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी नहीं होती। सामूहिक सौदेबाजी क्या होती है, एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विवाद है, वहाँ पर विवाद एक का नहीं होता, पूरे संघ का है, तो वहाँ पर क्या होगा, सामूहिक सौदेबाजी काम नहीं करेगी, वहाँ पर 16 अधिकारी, 16 बोर्ड या श्रम न्यायालय कार्य करेगा। तो क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। लोक उपयोगी सेवाएं जो होती हैं, उसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस अनुसूची में शामिल है, ठीक है, अनुसूची में शामिल जो आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आया था। लोक उपयोगी, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि लोक उपयोगी सेवाएं होती हैं वो आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका रेलवे हो गया,
दूसरा कौन सा आपका हो गया, तो आपका पोस्टल हो गया, पोस्टल यानी कौन सा आपका डाक विभाग। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, और क्या हो गया आपका वाटर हो गया, पानी हो गया। इसके बाद आपकी क्या, पावर सप्लाई, बिजली। ये सब कैसी है, लोक उपयोगी सेवाएं हैं। और ये किस अनुसूची में रखी गई है, तो ये पहली अनुसूची में रखी गई थी। किसमें, पहली अनुसूची में रखी गई थी। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन उद्योग को परिभाषित नहीं करता है, उद्योग को परिभाषित नहीं करता है। चलिए देखते हैं। इसका अर्थ है किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं का आह्वान करना। इसके अंतर्गत किसी भी आह्वान, सेवा, रोजगार, हस्तकला या औद्योगिक व्यवसाय या काम करने वाले कामगार आते हैं। और 1978 में एक मुख्य मामले में इस परिभाषा को 1982 में संशोधित किया गया था और अधिसूचना के उपरांत संशोधित परिभाषा लागू की गई थी। देखिए, जो आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, जिसमें परिभाषा दी गई है, परिभाषा किसमें दी गई है, तो परिभाषा दी गई है आपकी धारा 2J में दी गई है, धारा 2J में दी गई है। और 2J जो आपकी है वो बताती है आपके ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे ही आपके ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। जो आपकी अधिसूचना है उसके उपरांत जो है संशोधित परिभाषा लागू की गई थी। तो कौन कौन से आपके गलत हो जाने वाले हैं, तो गलत जो आपके होंगे, कौन कौन से गलत होंगे, तो ये आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये आपके गलत हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। जो अधिसूचना थी, ठीक है, उसके अनुसार जो संशोधित किया गया था उसमें परिभाषा लागू की गई थी। यहाँ पे लागू नहीं होने की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पहले आओ अंत में जाओ और अंत में आओ पहले जाओ, यानी फर्स्ट कम लास्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो, एक सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत कार्य होता है, तो ये सिद्धांत होता है छटनी का कार्य होता है। किसका होता है, छटनी का होता है। यानी जब श्रमिक होता है उसको बाहर निकाला जाता है, कंपनी से बाहर निकाला जाता है, तब यही नियम लागू होता है। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक सबसे बाद आया होता है उसे सबसे पहले हटाया जाएगा, और जो श्रमिक सबसे पहले आया है उसको उतने ही समय बाद हटाया जाएगा। तो किसमें होता है, ये छटनी में आता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार अधिनिर्णय या अवार्ड से संबंधित सही विकल्प को आपको चुनना है। श्रम न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा, ये बिल्कुल आपका ठीक है। श्रम न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय नहीं होता है। इसके अलावा भी यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर कार्रवाई के लिए कह सकते हैं, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद धारा 10A के तहत जो मध्यस्थता अधिनिर्णय नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, श्रम न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं। ये देखिए आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखो सेम है, इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सेम ही है। इसका देखते हैं, धारा 10A के तहत मध्यस्थता अधीन निर्णय का अंतिम निर्णय नहीं, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो बी है और डी है, ये दोनों भी ऑप्शन लगभग सेम ही आपके बताए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग काट दीजिए, ये दोनों आपके ठीक हो जाएंगे, ए और डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार अनुसूची का मिलान आपको करना है। कौन कौन सी अनुसूची है, सही आपका मिलान करना है। अनुसूची 1 में क्या दे रखा है, तो देखिए मैं ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, अनुसूची 1 का क्वेश्चन हो चुका है। अनुसूची 1 में लोक उपयोगी सेवाओं को रखा गया था। कौन कौन सी लोक उपयोगी सेवाएं थी आपकी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन सी आपकी थी, रेलवे था आपका, और क्या था आपका पोस्टल था, और क्या था आपका वाटर था, और क्या था आपका पावर और ट्रांसपोर्ट। तो पहला आपका क्या होगा, पहला आपका 3 नंबर हो गया। इसके बाद अनुसूची 2 में क्या रखा गया था, तो अनुसूची आपकी 2 में रखा गया है, सॉरी, अनुसूची 2 में आपका रखा गया है वो है आपका श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण रखा गया है। तो 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद अनुसूची 4 में सेवा की शर्तों में परिवर्तन, उसके लिए
नोटिस दिया गया हो, ये भी आपका रखा गया है। और सूची 5 में अनुचित श्रम व्यवहार है उसको रखा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 2 1 4, तो ये आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 3 2 1 4 इसी में आपका आ रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवैधानिक औद्योगिक कार्रवाई है। अवैधानिक औद्योगिक कार्रवाई के बारे में आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अवैधानिक कार्रवाई के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे में से अवैधानिक कार्रवाई कौन कौन सी है। परस्पर बीमा, सामूहिक सौदेबाजी, तालाबंदी या घेराव। तो जो आपकी परस्पर बीमा है, परस्पर बीमा, सामूहिक सौदेबाजी और तालाबंदी, ये कैसी कार्रवाई है, तो ये आपकी वैधानिक कार्रवाई है। कैसी आपकी वैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत ये आएंगी। लेकिन जो आपकी घेराव है, किसी को घेर लेना, या आपको कह सकते हैं उसको आसपास इकट्ठा हो जाना, उसको कोई जाने नहीं देना, ये कैसा आता है, तो ये एक अवैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत आता है, एक हिंसक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो घेराव होता है वो औद्योगिक अधिनियम में इसको अवैधानिक कार्रवाई के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, परिवेदना निवारण मशीनरी संबंधित है। जो परिवेदन निवारण मशीनरी है किससे संबंधित होती है, तो ये संबंधित आपकी होती है, किससे संबंधित होती है, औद्योगिक विस्तार, जहाँ पे क्या आपका विवाद, ठीक है, यहाँ पे विवाद होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम में, कारखाना अधिनियम में, ए बी दोनों, ये आपका सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों में ये आपका संबंधित होती है, किसमें, ए बी दोनों में संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी कामगार के, ठीक है, कर्मकार के व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद में अंतर निम्नलिखित के साथ जुड़ा हुआ है या उत्पन्न होता है। कोई भी कर्मकार ना ही और ना ही कोई संघ पक्षधर है। चलिए देखते हैं क्या है आपका, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका डी, कर्मकार की मुक्ति, पदच्युति होना, छटनी या सेवा में निष्कासन। जो ये इसका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये किसमें, औद्योगिक विवाद के अधिनियम में आ जाता है यदि ये स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो ये सब किसमें बताया गया है, ये आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1965 आया था, कौन सा आया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1965, इसमें ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, कोई भी व्यक्ति जो लोक उपयोगी सेवाओं में कार्यरत है कितने दिन पहले बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाए तो अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका 6 सप्ताह पहले। कितने, 6 सप्ताह पहले यदि कोई बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाता है तो उसके अनुबंध को उल्लंघन कहलाता है। तो ठीक है, एक सेकंड देखिए, बिना नोटिस दिए आपको बताया गया है, ठीक है, नोटिस नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है तो वो है आपका ए। क्या होगा आपका, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 दिन पहले यदि क्या वो बिना नोटिस दिए हड़ताल पर जाता है तो उसका अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए इसका सही आंसर। लोकयोगी सेवाएं क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपका रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, पावर, वाटर, ये सब कैसे हैं, लोकयोगी सेवाएं हैं। और उसमें यदि कोई व्यक्ति काम करता है, हड़ताल पर जाता है, तो 14 दिन से पहले यदि वह क्या करता है, नोटिस नहीं देता है, तो उसके अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है। विकल्प उससे पहले ये, कोई भी कर्मकार अनुबंध जोड़कर हड़ताल पर नहीं जाएगा और ना ही नियोजक तालाबंदी की घोषणा करेगा जब तक क्या होता है, जब तक क्या समझौता की कार्रवाई पूरी न हो जाए। बिल्कुल, जब तक समझौता की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तब तक नियोजक तालाबंदी नहीं करेगा और जो कर्मकार है वो हड़ताल पर नहीं जाएगा। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। कार्रवाई लंबित हो, बिल्कुल जब तक कार्रवाई लंबित है, कार्रवाई पूरी नहीं हो रही, तब तक आप तालाबंदी नहीं कर सकते हैं और दूसरे आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। हड़ताल से 14 दिन पहले सूचित ना किया गया हो, यदि हड़ताल में क्या हो, 14 दिन पहले आपको सूचित नहीं किया गया है, जो श्रमिक हैं, जो कर्मकार हैं, उनको अगर उन्होंने यदि सूचित नहीं किया है तो ये आपका ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। नोटिस के 42 दिन बाद हड़ताल प्रारंभ करना अनिवार्य हो, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ई। आगे क्वेश्चन देखते क्या है, आदर्श परिवेदना कार्यविधि, जो कार्यविधि है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम से, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से, औद्योगिक रोजगार जो स्थायी आदेश है उसके अधिनियम से, या अनुशासन संहिता से। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका डी, अनुशासन संहिता से संबंधित है, जो आपकी आदर्श परिवेदना कार्यविधि है। ठीक है, कौन सी है? आदर्श परिवेदना कार्यविधि है। देखिए इसमें बताया गया 1958 में, कब? 1958 में आपका एक कॉन्फ्रेंस होती है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। कौन सी होती है आपकी? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इसमें होती है, तो इसमें जो आपकी आदर्श परिवेदना है, कौन सी आपकी आदर्श परिवेदना है, इसको किसमें जोड़ा जाता है? इसको अनुशासन संहिता में जोड़ा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी सही आंसर होगा। कब इसको जोड़ा गया? 1958 में से जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी स्थिति जहां काम की अनुपलब्धता यानी काम नहीं है के कारण प्रबंधन रोजगार प्रदान करने में असमर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसी जगह, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ पर क्या है? काम नहीं है, जो मालिक जो मल ऐसे मिलते मजदूर आया, श्रमिक आया, कंपनी के अंदर गया, लेकिन वहाँ पर काम नहीं होगा, तो क्या करेगा? जो मालिक होगा उसे कह देगा कि भाई आज काम नहीं है, अपने घर पे चले जाओ। तो यहाँ पे से क्या होता है? तो ये होता है आपकी कार्यबंदी होता है। जब काम नहीं होता है तो यहाँ पे स्थिति क्या कहलाती है? कार्यबंदी कहलाती है। कैसी स्थिति होती है? तो सबसे पहले ये अस्थायी स्थिति होती है, अस्थायी स्थिति। और इसी स्थिति कब आती है? जब क्या हो? काम न मिलने पर श्रमिक को वापस भेज दिया जाता है। तालाबंदी ये क्या होता है? तो तालाबंदी किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे पहले याद रखना है, ये मालिक के द्वारा की जाती है। मालिक द्वारा तालाबंदी की जाती है, यानी जो कंपनी है उसको ताला लगा देना, यानी संपूर्ण सब जितने भी श्रमिकों को कह देना आप काम नहीं है, ताला कंपनी बंद हो चुकी है, तालाबंदी हो गई है। निष्कासित करना ये एक व्यक्तिगत होता है। ठीक है, व्यक्तिगत निष्कासन, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ अनुचित व्यवहार किया तो उसको निष्कासित कर दिया गया, यानी ऐसा नहीं होगा कि पूरे एक ने गलत काम किया है तो उसके पूरे ग्रुप को या पूरी कंपनी को पनिशमेंट मिले। एक व्यक्ति ने कार्य किया है तो एक व्यक्ति को ही क्या दंड मिलेगा, निष्कासित किया है, ये व्यक्तिगत निष्कासन इसी में आता है। बंदी, बंदी क्या होता है? बंदी एक स्थायी होती है, ये एक स्थायी स्थिति है। तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर होगा बी। जब कार्य नहीं होता और कार्य की अनुपलब्धता होती है तो कार्यबंदी कहलाती है। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फार्म भर रखा है और हिंदी माध्यम में कोर्स चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। मात्र 349 रुपये में ये कोर्स आपको मिलने वाला है, अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, जिसमें हम आपको काफ़ी ज़्यादा तैयारी कराने वाले हैं। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है तो ये दिए गए नंबर हमारे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। नंबर हमारे क्या है? 9643622801, ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निपटान विधियों में कौन सी विवादों के लिए यहाँ प्रासंगिक नहीं है? कौन सी प्रासंगिक नहीं है? सामूहिक सौदेबाजी प्रासंगिक बिल्कुल है। अनिवार्य अधिनिर्णय ये भी आपका है। स्वैच्छिक विवेचन या पंच निर्णय ये भी आपका है। सिविल कोर्ट से संबंधित ये कोई प्रासंगिक नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति भारत में संघ प्रतिद्वंदिता को दर्शाती है? संघ प्रतिद्वंदिता को दर्शाती है, ये आपको बताया गया है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न संगठनों में विभिन्न संघ, ये आपको कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। आगे देखते हैं। एक ही संगठन में अधिक संघों का राजनीतिक दलों से संबद्धता और एक ही प्रकार के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ही प्रकार दे रखा है, एक ही प्रकार सब कुछ है, तो यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगी। इसका देखिए, एक ही संगठन में अधिक यूनियन, यहाँ पे एक से अधिक यूनियन है, और विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ पे देखिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक से अधिक यूनियन है और श्रमिक भी के भी कई प्रकार विभिन्न प्रकार के श्रमिक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। यानी कौन सा होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 4 यूनियन है, ठीक है, और श्रमिक भी आपके 4 है, तो इन चारों में ये होड़ बनी रहेगी कि इन 4 श्रमिकों में जिनका एक एक श्रमिक है, कौन उसका अच्छे से भला कर सकता है। तो यहाँ पे प्रतिद्वंदिता इस प्रकार से बनी रहेगी। तो यह क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। श्रमिकों की संख्या में कमी करना कहलाता है। श्रमिकों की संख्या में कमी का कहना कहलाता है छटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? छटनी कहलाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जो औद्योगिक वित्त निगम है ये आया था आपका जुलाई 1948 में, ये
अस्तित्व में आया था। ये एक ऐसा वित्त संस्थान है जो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एक्ट 1947 के तहत स्थापित किया गया था। किसके तहत? इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एक्ट 1948 के तहत स्थापित किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विवाचक या आप कह सकते हैं आर्टिब्यूटर जो है आपका द्वारा दिए गए निर्णय क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अधीन निर्णय कहलाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसकी बात कही कहाँ कही गई है, तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, उसमें जो धारा आपकी 2B है, उसमें ये बताया गया है। 2B के अनुसार जो आपका विवाचक है उसके निर्णय देता है, तो वह निर्णय क्या कहलाता है? वो अवार्ड कहलाता है, वह निर्णय अधिनिर्णय कहलाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज क्लास के इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और पुनः आपको बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।